हाँ, चलो हम लोग फिर एसएचएम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। याद है अभी तक हम लोग जो बातें की सब इक्वेशन बेस बात कर रहे थे और काफ़ी क्वेश्चन एसएचएम के इक्वेशन बेस भी आते हैं। एक बड़ा फेमस है, दो या दो से ज़्यादा एसएचएम जोड़ के देता है। एक दो या दो से, जैसे कहा जाए कहीं पर भी कि एक पॉइंट पर दो एसएचएम एक साथ दे दिया गया, दो एसएचएम दिया, दो एसएचएम मतलब दो पीरियोडिक फोर्स दे दिया गया, तो बताओ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो उस जगह हम कहते हैं भाई x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 कर देना एक पार्टिकल पर। यदि एक ही डायरेक्शन में दो या दो से ज्यादा एसएचएम दिया जाता है तो हम उसको सिंपली x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 जोड़ देते हैं। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब एक ही पार्टिकल को दो या दो से ज्यादा एसएचएम एक ही लाइन में दिया जाए। क्या बोले, समझ में आया? एक ही पार्टिकल को दो या दो से ज्यादा एसएचएम एक ही लाइन में दिया जाए तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम होगा। ठीक है ना? इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम बोला जाता है, तो वेक्टर सम होगा लिखा जाता है, लेकिन जनरली इक्वेशन के रूप में जब देता है तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 कर दें तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इफ वी अप्लाई टू और मोर देन टू SHM एट ए पार्टिकल, then the resultant displacement is vector sum of individual displacement of all SHM। यही था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जनरली एक्सप्रेशन में लिखा जाए तो एक्सप्रेशन में ये हो जाता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाता है। समझ में आया ना? जैसे कोई तुमसे कह दे कि नहीं भाई एक एसएचएम x1 बराबर a साइन ओमेगा t है, a1 साइन ओमेगा t, x2 बराबर समझ रहे हो ना a2 साइन ओमेगा 2t है, x3 इक्वल टू सर a3 साइन ओमेगा 3t है। बताओ रिजल्टेंट एसएचएम क्या होगा? तीनों x में दिया जा रहा है तो रिजल्टेंट एसएचएम लिखना होगा, तो सिंपली रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन तो आप क्या करोगे, सब सिंपली जोड़ दो। एक ही लाइन में है तो सिंपल जुड़ जाएगा, तो कहा ना वेक्टर सम होता सब एक ही लाइन में, तो सिंपली जुड़ जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा a3 साइन ओमेगा 3t। ठीक है, यदि तीन एसएचएम है तो तीनों को मैंने ऐसे क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कई जगह एसएचएम एक न देकर एक साथ दो दिया रहता है, एसएचएम एक न देकर एक साथ दो दिया रहता है और पूछता है आपसे कि बोलो भाई इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, या कुछ और टर्म पूछता है इसका रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होगा, तो हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे हम तुमसे कहें कि x बराबर तुम्हें दे दिया a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t। अब ध्यान दो, यहां पर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो दोनों जगह ओमेगा सेम है। दोनों जगह ओमेगा क्या है बेटा, सेम है। दिखाई दे रहा होगा सबको, दोनों जगह ओमेगा सेम है। ओमेगा सेम है दोनों जगह, ठीक है। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है। मैं थोड़े जानते हैं इसको, यदि हम चाहते हैं कि एसएचएम के फॉर्म में लिखें तो हम लोग कहते हैं कि x बराबर अंडर रूट, ध्यान देना यदि ओमेगा सेम है तो दोनों मिलकर एक एसएचएम ही बनाए, लेकिन ओमेगा अलग अलग होगा तो उनका कॉम्बिनेशन एसएचएम बनाएंगे, जरूरी नहीं है या नहीं ही करीब करीब बनाता है मैक्सिमम। तो यदि ओमेगा सेम हो या भले अलग कुछ और, जैसे यहाँ पर cos ओमेगा टी लिखा, तुम्हें समझ में आ रहा है। साइन के रूप में लिखना चाहें तो साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, बस केवल फेज डिफरेंस है यहाँ और एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन ओमेगा दोनों का क्या है, सेम है। यदि ओमेगा सेम है तो दो एसएचएम जिनका ओमेगा सेम है यदि इनको मिलाया जाए तो वो क्या करेंगे बेटा, एक ही एसएचएम के इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब वो एसएचएम का ही इक्वेशन देंगे। दो एसएचएम जिनका ओमेगा सेम है और यदि उनको मिलाया जाए, भले यहाँ पर कॉस हो साइन ओमेगा टी प्लस 5/3 है, मतलब फेस अलग अलग हो, लेकिन उनको मिला दिया जाए तो रिजल्टेंट एसएचएम बनाएगा। लेकिन ओमेगा यदि अलग अलग है तो जोड़ने पर जोड़ी नहीं कि जो रिजल्टेंट इक्वेशन आए वो एसएचएम का मोस्टली नहीं रहता है रिजल्टेंट इक्वेशन एसएचएम का। तो मेरी बात समझ में आ रहा है? यदि दो एसएचएम जिनका ओमेगा सेम है एक ही लाइन में दिया गया, उनको जोड़ा गया तो वो जो रिजल्टेंट एसएचएम इक्वेशन आएगा वो भी एसएचएम का ही इक्वेशन।
लेकिन ओमेगा अलग अलग है तो भले ही दोनों इंडिविजुअली एसएचएम होंगे लेकिन जोड़ने के बाद वो एसएचएम आए जोड़ी नहीं है, नहीं आते एसएचएम। लेकिन ओमेगा सेम होगा तो एसएचएम आता है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका फेज क्या होगा जुड़ने के बाद। यहाँ दो एसएचएम दिख रहा है, हम लोग कहते हैं इसके लिए √a² + b² से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं बेटा, ये मैथमेटिक्स वाले जानते हैं बड़े अच्छा से, ताकि इसको हम एक में कन्वर्ट कर सकें आराम से। अपान √a² + b²। बताते हैं क्यों ऐसा किए। यहां भी √a² + b²। अब जानते हो हम लोग चाहते क्या है, ये साइन कॉस है ना, इसको मैथमेटिकली इसको हम चाहते हैं साइन कॉस थीटा प्लस कॉस साइन थीटा। नहीं होता साइन ए कॉस बी, याद करो एक फॉर्मूला होता है, तुम लोग शायद कभी पढ़े होगे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। शायद हम उसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो साइन ए की जगह यहां पर साइन ओमेगा टी लिख रहा है। यदि a/√a² + b² को हम मान लें कि वो कॉस है, कॉस का मतलब इसको बेस मान लो और इसको हाइपोटेनस, एक एंगल ले लो, मान लो कोई भी एंगल अल्फा या थीटा, क्या मान ले, बोलो बोलो बोलो, जो बोलो मान ले, थीटा मान ले, चलो थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है, या अल्फा मान लो, जो तुम कहो अल्फा ही ले लेते हैं, अल्फा ले लो। तो यहां पर इसको कॉस माने, क्यों कॉस माने, क्योंकि हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो यहां साइन है तो उसके अगल वाले को क्या मान लिया, कॉस मान लिया। अब अल्फा मानेंगे बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। अरे वाह सर, इसको a और इसको √a² + b² मानेंगे तो ये अपने आप b हो जाएगा। तो अपने आप इसको यदि तुम cos थीटा मानते हो तो ये बिना कहे ये क्या हो जाएगा बेटा, sin अल्फा, ये cos अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा sin अल्फा। हम नहीं बोल रहे, ये रिलेशन बोल रहा है। sin अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो भाई ये बड़े आराम से √a² + b² और यहां लिखा जाएगा sin ओमेगा टी और इसकी जगह cos अल्फा प्लस cos ओमेगा टी sin अल्फा। खुश हो गया मैं सर, उस फॉर्म में आ गया। अब हंसते हंसते लिखे √a² + b² sin ओमेगा टी प्लस अल्फा sin a + b का रूट। इसका जो दो ओमेगा सेम है और यहां इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था, यहां इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था, तो रिजल्टेंट जो बना क्या वो एसएचएम ही बना कि नहीं? ऐसा एसएचएम बना जिसका एम्पलीट्यूड √a² + b² है और जिसका इनिशियल इपोक या इनिशियल फेज अल्फा है। अल्फा का वैल्यू निकालना चाहे तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan अल्फा बराबर b/a। खुशी खुशी बोल सकते हैं ये tan अल्फा b/a के बराबर होगा भी, क्योंकि ये cos लिए ये sin लिए तो ये b/a ही आएगा। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स b/a हो गया। लो भाई समझ रहे हो। अब देखो यहां पर जो निकला डिस्प्लेसमेंट उसमें ये एम्पलीट्यूड का काम किया और ये फेज का काम। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, √a² + b²। इपोक कितना हो गया, tan इनवर्स b/a। आया, तो इसका मतलब ओमेगा सेम है, तो हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग एक एसएचएम बन जाते हैं दो एसएचएम जोड़ने पर। अब तुम लोगों को हम एक ट्रिक बताना जा रहे हैं और कहेंगे कि एसएचएम एक ही लाइन में दिया जाए, एसएचएम एक ही लाइन में दिया जाए और उनका ओमेगा सेम हो। एसएचएम एक ही लाइन में दिया जाए, एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में एसएचएम एक ही लाइन में दिया जाए, एक ही लाइन में। कुछ समझ में आ रहा है ना, इसीलिए बोले थे क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला गया था, इफ वी अप्लाई 2 or more than 2 SHM at a particle at a particle, the resultant displacement is vector sum of individual displacement। अब यदि हम एक ही लाइन में x1 x2 x3 देंगे तब तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा x1 + x2 + x3। तो अब हम कह रहे हैं हम एसएचएम दे रहे हैं लेकिन सब एक लाइन में है और उनका ओमेगा सेम है। तो हमारे पास एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। अब दो एसएचएम हो, 3 एसएचएम, लेकिन ओमेगा सेम होना चाहिए और एक ही लाइन में दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो बेटा यहां पर उस समय हम लोग फेजर वेक्टर से करते हैं। किससे करते हैं? फेजर वेक्टर। कंसेप्ट बताते हैं।
जैसे ये मान लीजिए एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी है और ये बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो एसएचएम का इक्वेशन है, दिख रहा है ना, ए साइन ओमेगा टी बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सर इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए हम कहते हैं फेजर वेक्टर से जोड़िए। किससे जोड़िए, किससे जोड़िए, फेजर, फेजर बोलने आएगा, फेज से बना है फेजर वेक्टर, इसके एम्पलीट्यूड हम फेजर वेक्टर से निकाल लेते हैं। लेकिन शर्त बोले हैं दोनों का ओमेगा सेम हो, ये ए और बी। और ध्यान देना ये बात जो अभी जो सिखा रहे हैं ये बड़ा अच्छे से यूज होता है एसी में। यदि याद करो एसी में तो भाई ओमेगा सेम ही रहता है, फ्रीक्वेंसी, अरे भाई एसी जो चल रहा है वो सप्लाई हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बड़े आराम से ये हम लोग फेजर वेक्टर से एसी के वोल्टेज करंट सब जोड़ते हैं। अब देखिए जरा यहां से, यहाँ ए एम्पलीट्यूड और यहाँ क्या है बी एम्पलीट्यूड, तो हम कहते हैं इसका साइन ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी को हम फेस मान लें और इसका फेस ए है, ये इसको दिखा दे, और बी जो है उसको बनाएंगे यहाँ वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहे हैं एम्पलीट्यूड को, है ना, फेजर वेक्टर इसको कहते हैं। बी है, वेक्टर है नहीं, फेजर वेक्टर नाम दिया गया अलग तरह का। बी यहां लिख दे रहे हैं, ए और बी बना दिया, और जो इनके बीच का फेज डिफरेंस है वही एंगल के रूप में लिख दिया। तो ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी, तुमको दिख गया हो गया, ये ए हो गया और यहाँ ओमेगा टी है, मतलब ये वाला फेज ओमेगा टी और ये वाला क्या ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये इनके बीच का एंगल जो है उनके बीच का फेज डिफरेंस होता है। अब रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ जाएगा, कैसे भाई, कैपिटल ए बराबर अंडर रूट, वेक्टर की तरह जोड़ लो, याद होगा ना वेक्टर का जोड़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos फाइव। और तो क्या रिजल्टेंट आएगा क्या, यही ए एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मतलब हम रिजल्टेंट वेव लिखेंगे तो ए लिखेंगे, साइन लिखेंगे, ओमेगा टी। अब कहोगे सर अल्फा क्या होगा, क्या पूछोगे अल्फा क्या होगा, ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है, आ रहा है समझ में ना, ओमेगा टी प्लस अल्फा। सर अल्फा कैसे निकलेगा, जान रहे हो ना, रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। और जो लोग कंपोनेंट तोड़ के सीखे होंगे तो याद होगा बी का इधर कंपोनेंट तोड़ते थे, ये ए है ही है, बी का इधर कंपोनेंट तोड़ने क्या आएगा बी cos फाइव, और इधर क्या आएगा बेटा बी sin फाइव। याद है ना, ये एक्स वाला कंपोनेंट हम लोग कर देते थे ए प्लस बी cos फाइव और इधर बी sin फाइव, तो सर tan अल्फा बराबर बी, रिजल्टेंट निकाल लें। अरे भाई ये तो वेक्टर इधर हो गया a प्लस बी cos फाइव है ना, b का इधर कंपोनेंट तोड़े तो जुड़ गया a प्लस बी cos फाइव इधर b sin फाइव। अब तो वेक्टर को ऐसे निकलेंगे ना, वेक्टर ऐसे हो गया, कंपोनेंट तोड़ दिया तो बेचारा ऐसे बचा, और रिजल्टेंट नहीं ऐसे जाएगा अल्फा एंगल पर, रिजल्टेंट। अब ये होगा tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा b sin फाइव अपान a प्लस बी cos फाइव। लो tan अल्फा भी निकल गया, tan अल्फा इक्वल टू b sin फाइव अपान a प्लस बी cos फाइव। लेकिन बेटा ये हम लोग फेजर, अब दो से ज्यादा भी तो भी काम चलेगा, शर्त है कि ओमेगा पता होना चाहिए, ओमेगा सेम होना चाहिए सबका, और एक ही लाइन में एसएचएम दिया गया और ओमेगा सेम हो, तो ये ट्रिक हम बड़ी तेजी से लगाते हैं। आया, अब जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, अब उस क्वेश्चन का इज्जत खत्म, अब उस क्वेश्चन का इज्जत खत्म जो पिछला क्वेश्चन हमने दिया था, एकदम आराम से इज्जत खत्म। कैसे उस क्वेश्चन का, देखो a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, तुम्हें समझ में आ रहा है, sin ओमेगा टी समझ में आ रहा है, साइन ओमेगा टी, और ये क्या है a है, और यहाँ cos ओमेगा टी, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री, a हो गया ये b हो गया, इनके बीच का फेज डिफरेंस 90, यहाँ लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब बताओ यहाँ डायरेक्टली मार देंगे, अब इसका एम्पलीट्यूड क्या लिखेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा टी है तो ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा क्या होगा इसका रिजल्टेंट, ए और बी का रिजल्टेंट कहीं बीच से जाएगा, और ये एंगल कितना आ जाएगा अल्फा, tan अल्फा बराबर b बाई ए। लो हो गया एक लाइन, मतलब हम इस क्वेश्चन से करेंगे, काफी क्वेश्चन इस पर आता है, जैसे एक दो जगह हमने देखा कई क्वेश्चन इस पर पूछा हुआ है, जैसे लिख देता है x इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5√3 cos, ओमेगा मत लिखो, थोड़ा और वैल्यू बढ़ा दो, ओमेगा की जगह कुछ कर दो 20 पाई टी,
यहाँ cos 20 पाई टी। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ दिया, क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट? x इक्वल टू, दिख गया यहाँ भी साइन भी ओमेगा सही है, सेम है, और यहाँ साइन यहाँ cos, इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब साफ हो गया, ये 5 और ये 5√3। बोलो भाई, अब इनका रिजल्टेंट आएगा √5 का स्क्वायर 25, 5√3 75, √100 दैट विल बी 10। अरे सर 10 साइन 20 पाई टी प्लस रिजल्टेंट बीच से जाएगा अल्फा, 10 अल्फा इक्वल टू √3 60 डिग्री मतलब π/3। खेल खत्म। आया कुछ? हाँ, अब देखो हम फिर क्वेश्चन बना रहे हैं और एकदम समझ के सब आंसर देना, सब समझ के आंसर देना। x इक्वल टू 10 साइन 20 पाई टी प्लस बोलो क्या लिखते हैं 10। अच्छा 10 साइन 20 पाई टी प्लस π/3। 10 मत रखो, यहाँ कुछ और रखो ना, 5 रख दो। फिर प्लस एक और लिखो 10 साइन 4 साइन नहीं बेटा, इसकी जगह कॉस मजा आएगा। कॉस 20 पाई टी प्लस π/6। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? कैसे रिजल्टेंट नहीं निकाल लोगे सब लोग? जल्दी से निकालो, हम पॉज करके तुम लोग करना, फिर प्ले कर लेना, हम बनाने जा रहे हैं। अब 3 को जोड़ना था, तीनों का पहले ओमेगा देखो सेम आ रहा है, ओमेगा सेम है, टी का कोफिशिएंट को ओमेगा कहते हैं, वहीं से फ्रीक्वेंसी निकलता है, टी का कोफिशिएंट, तो ओमेगा तीनों में सेम है। तो क्या हमारे स्टूडेंट ऐसे नहीं कर लेंगे? पहला ये 10 हो गया बेटा, इसको हम रेफरेंस लेवल मान लिए इस फेस को। अब इससे इस फेस में कितना अंतर है? π/3 माने 60 डिग्री। सर ये 5 है सर। उसके बाद ये क्या है? 10 cos 20 पाई, cos है, cos को साइन में बदलो तो 10 साइन 20 पाई टी प्लस π/2 प्लस π/6। समझ रहे हो? π/2 जुड़ गया। अरे π/2 पहले भी लिख सकते थे। अरे सर ये 90 और ये 30, 120 डिग्री, मतलब यहां पर 120 डिग्री यहां से यहां तक, और ये 10 है, शायद याद होगा 120 डिग्री हो गया वो तीसरा वाला। सबको साइन है तो साइन में रखना, यदि कॉस होगा तो सब कॉसे में रहना, ताकि फेस सही लिखा जा सके। अब बड़े अच्छे से हमारे स्टूडेंट बता सकते हैं सर ये 10 मिलकर 10 याद है ना? 120 डिग्री पर रहे दो वेक्टर, सॉल्व कर लेना। पहले इन दो को सॉल्व कर लो, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। वेक्टर में पढ़ाए थे दो के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो अंडर रूट a² प्लस 2a² cos 120 माइनस 1/2 2 कट गया, माइनस a² स्क्वायर गया, a आ जाता है। तो 10 मिलकर 10 और 5 मिलकर 15, मतलब एम्पलीट्यूड कितना आ गया बेटा? जल्दी से बात बताओ। x बराबर कितना हो जाएगा? 15, और रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि 5 तो इसी में है और 10 भी इसी में आया, तो 15 इसी में आया, इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों का सम इधर ही आ गया, बीचों बीच आएगा, बराबर वेक्टर है तो बीचों बीच जाएगा। 120 का बीचों बीच 60 है, 10 इधर ही आया, 5 इधर था ही, तो 15 साइन 20 पाई टी प्लस π/3। अब आंसर में एम्पलीट्यूड पूछेगा तो 15 बोलोगे, इनिशियल फेज पूछेगा तो 5/3 बोलोगे। खेल खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में